नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक एजुकेशनल हब में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है पॉलिटी का, क्लास 11 सा, तो उसको हमने पढ़ा था। और अब हम लेसन 2 के पे आ गए हैं। और अब हम आज भारत का संविधान का अध्याय 2 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है सिद्धांत और व्यवहार। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, तो इसका आज हम परिचय देख लेते हैं। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए कुछ 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। पहला क्या है, भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है और उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। और उसके साथ ही साथ मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो चलिए आइए बात करते हैं अधिकारों के महत्व की। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि यह तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज टाइप का है जो एनसीईआरटी में दिया रहता है। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता, क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरीके से हनन होता। तो चलिए आगे देखते हैं। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। ये एक स्टोरी टाइप का है, इसको आप देख लें, सुन लें एक रनिंग उसमें मोड में। लालुंग असम के मड़िया गांव जिले के चबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्यों में बंदियों का निरीक्षण किया
तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अधिकारों का घोषणा पत्र अब हम देखते हैं। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों जो आपने अभी सुना, उसके दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। ठीक, तो संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, अब आप बता सकते हैं। ठीक, नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। आप नीचे जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है इसको भी पढ़ सकते हैं। अपनी वीडियो को पॉज करके इसको भी आप पढ़ करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।
तो ठीक है, जैसा कि अभी हमने मौलिक अधिकार का पढ़ लिया एक पोर्शन, अब हम समता के अधिकार को भी पढ़ने चल रहे हैं। यह भी हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। निम्न 2 स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बात होती रहती है और आगे भी हो सकती है। क्या आपको उनमें कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है? देखिए, ये क्या क्या सेंटेंस है। स्वदेश कुमार अपने गांव गया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह क्या था? दलित था। ठीक। अब सेकंड सेंटेंस आप देखिए। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि ये सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है, जो कि हमें समानता के अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें समता का अधिकार। तो इसमें क्या क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानूनों के समान संरक्षण। दूसरा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखेंगे इसमें क्या है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब इसमें देखिए, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। अब आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये भेदभाव से स्पष्ट उदाहरण है कि एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? आप खुद सोच सकते हैं, क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। ठीक है, क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं? क्या ये सब केवल काल्पनिक है? ये तो हम सब जानते हैं कि इतना काल्पनिक तो नहीं है ये। इसको वास्तविकता में धरातल पे उतर के हम देखते हैं तो ये हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को आज भी मिल जाया करता है। तो देखिए, समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटलों, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नानाघाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। अब हम देखने चल रहे हैं अनुच्छेद 16 के भाग 4 को। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। किस भाग के अंतर्गत? भाग हमारा अनुच्छेद 16 के भाग 4 के अंतर्गत ये था। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतया आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि हम आज भी देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिल जाया करती हैं। तो वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16 का भाग 4 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। यह संविधान में हमारे निहित है, लिखा हुआ है कि संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि आरक्षण जो है वह जरूरी है समानता लाने के लिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसे चाहें वैसे करने लगें। यदि ऐसे करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिसमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है? यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है तो आप बताएं। तो ठीक है, आज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप मौलिक अधिकार जो कि अभी तक बताए गए हैं, इसको अच्छे से अध्ययन करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और बढ़िया से
एकदम बेस को मजबूत कर लें, ताकि आपको आगे जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी जो ये NCERT की सीरीज़ सारी बुक्स की चलेंगी, इसको आप हमेशा देख सकें और किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू।